हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोदी सरकार का नया मंत्रिमंडल। आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर देखेंगे तो उसमें मंत्रिमंडल से एक या दो सवाल हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी वर्तमान में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री और उनके मंत्रालय में परिवर्तन किया गया है। मंत्रिमंडल से संबंधित ये मोस्ट अपडेटेड वीडियो है क्योंकि ये सितंबर 2023 तक अपडेट किया हुआ है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन सा मंत्रालय विशेष महत्व रखता है और जिस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वीडियो के लास्ट में मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी पूछूंगी जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें मेरी यही कोशिश होती है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ उससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारा आपका क्लियर हो जाए, ताकि ये आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके मेंस के एग्जामिनेशन में भी काफ़ी फ्रूटफुल हो। सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला सवाल जो कि है मंत्री परिषद, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें होते हैं कैबिनेट मंत्री। वर्तमान में कितने कैबिनेट मंत्री हैं? ध्यान रखिएगा, 29 कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिसकी संख्या होती है 2, और केंद्रीय राज्य मंत्री जो है कुल 47। अब भारत के कैबिनेट मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसे नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति नियुक्ति तो करता है लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं जो कि हमारे संविधान से संबंधित है। यहाँ पर आप ये शब्द देख रहे हैं कैबिनेट। ये जो कैबिनेट शब्द है इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। वर्ष 1978 में, ये ईयर याद रखिएगा, कैबिनेट शब्द को वर्ष 1978 में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44th संविधान संशोधन के तहत। अभी क्योंकि नया मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है तो टफेस्ट लेवल में जाके जब एग्जामिनर पूछेगा तो आपसे हो सकता है यही पूछ दे कि कैबिनेट शब्द किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया। तो 1978 में 44th संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो यहाँ चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। भारत का जो मंत्रिमंडल है उसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये 3 अनुच्छेद हैं। एक तो अनुच्छेद 74, दूसरा है अनुच्छेद 75 और तीसरा है अनुच्छेद 352, जैसा कि मैंने पिछले पेज में आपसे डिस्कस कर लिया है। चलिए अनुच्छेद 74 को समझते हैं। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत भारतीय संविधान में ये बताया गया है कि एक मंत्री परिषद का गठन होगा, जिसका गठन कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। और अनुच्छेद 75 ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 संबंधित है उन सभी मंत्रियों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, शपथ, योग्यता, वेतन इत्यादि से। और यहाँ जैसा कि आप तीसरा शब्द देख सकते हैं जो कि है कैबिनेट। कैबिनेट शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं है, इसे जोड़ा गया है आर्टिकल 352 में। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44th संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। और ये किस वर्ष जोड़ा गया था? तो वर्ष 1978 में। इन पॉइंट्स को आप याद रखें, ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा सवाल देखते हैं, मंत्री परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 81। ये 81 आखिर कैसे बना? तो वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 545, लेकिन अभी शामिल है 543 सदस्य ही। मंत्री परिषद में 543 का 543 का 15% ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, जो कि है 81। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17वीं लोकसभा जो कि कब हुआ था?
2019 में इसकी वर्तमान क्षमता कितना है? तो 543, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। चल, तो मंत्रिमंडल से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न थे उसे हमने कवर कर लिया। अब जो काम है वो है सिर्फ रटने वाला और याद करने वाला। पहला सवाल है हमारा, प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सा विभाग होता है? परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे से संबंधित विभाग, और वो सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वो सारे विभाग किनके अंदर आ जाते हैं? तो प्रधानमंत्री के अंदर। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी मंत्री हैं सबका इमेज दे दिया है ताकि आपको याद करने में काफी आसानी हो। 6 क्वेश्चन है हमारा, भारत के रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह है। अमित सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? ध्यान रखिएगा, जिस भी मंत्री के पास 2 या 3 मंत्रालय हैं वो हो जाता है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमित शाह के पास 2 मंत्रालय है, एक तो ये होम मिनिस्टर हैं, दूसरा सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। 8वां सवाल देखते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो ये है नितिन गडकरी। एक आपको दे दूं, तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। तो जब भी आप रोड पे चलते हैं तो उसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं, तो नितिन गडकरी गड्ढा, इससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, श्रीमती निर्मला सीतारमन के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास वित्त मंत्रालय तो पहले से ही था। वर्तमान में एक मंत्रालय को इनके अंदर जोड़ा गया है जो कि है कॉरपोरेट मामलों के मंत्री। तो निर्मला सीतारमन के पास 2 मंत्रालय है, एक तो वित्त मंत्रालय, दूसरा कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं ये। नेक्स्ट सवाल है, विदेश मंत्रालय किसके पास है? तो विदेश मंत्रालय है डॉक्टर एस जयशंकर के पास। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है एस जयशंकर और ये है निर्मला सीतारमन। अगला सवाल है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर किस मंत्रालय के मंत्री हैं? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री। नेक्स्ट सवाल है, अर्जुन मुंडा जिनके अंदर कौन सा मंत्रालय है? जनजातीय कार्य मंत्रालय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो देखिए, ये है स्मृति ईरानी और इनके पास 2 मंत्रालय है, तो ये हो जाता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। कौन सा मंत्रालय है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अगला सवाल है, श्री पीयूष गोयल के पास कितना मंत्रालय है? तो इनके पास 3 मंत्रालय है। ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम्स के लिए। 3 मंत्रालय है इनके पास। कौन कौन सा मंत्रालय है? एक तो है वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। दूसरा है उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय। तीसरा है कपड़ा मंत्रालय। ये 3 मंत्रालय है पीयूष गोयल के अंदर में। अगला सवाल है, श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास कुल कितने मंत्रालय हैं? तो इनके पास भी 2 मंत्रालय हैं। एक तो ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं और दूसरा ये मंत्री हैं कौशल विकास और उद्यमिता के, यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इनके अंडर में है। अगला सवाल है, श्री प्रहलाद जोशी के पास कितने मंत्रालय हैं? तो इनके पास भी 3 मंत्रालय हैं, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय। अगला सवाल है, एमएसएमई मंत्रालय किसके पास है? एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी लघु छोटे उद्योग के मंत्रालय। इनके मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री नारायण टाटू राणे। नेक्स्ट सवाल है, सर्बानंद सोनोवाल के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है आयुष मंत्रालय और बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय। ये 2 मंत्रालय इनके पास है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो ये है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास। अगला सवाल है, गिरिराज सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो गिरिराज सिंह मंत्री हैं ग्रामीण विकास के और पंचायती राज मंत्री। 21वां सवाल है, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ साथ इस्पात मंत्रालय।
ये भी इम्पोर्टेंट है। जिनके भी पास 2 से 3 मंत्रालय हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ामिनर तो चाहता ही है कि वो आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ करे और वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाला ही सवाल आपसे पूछेगा। 22वां सवाल है, अश्विनी वैष्णव के पास कुल कितने मंत्रालय हैं? तो इनके पास भी कुल 3 मंत्रालय हैं। रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय। अगला सवाल देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किस मंत्री के पास है? तो ये है श्री पशुपति कुमार पारस के पास। अगला सवाल है, जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये मंत्रालय बना था 2019 में। इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय नहीं था। तो वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। अगला सवाल है, न्याय मंत्रालय किसके पास है? न्याय मंत्रालय है किरण रिजिजू के पास। इनके पास पहले कौन सा मंत्रालय था? खेल मंत्रालय था, जिसे बदलकर अब क्या इन्हें न्याय मंत्रालय का मंत्री नियुक्त कर दिया गया है। अगला सवाल है, राजकुमार सिंह किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो राजकुमार सिंह ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्रालय हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दे सकती हूँ। राजकुमार क्या होते हैं? बहुत ही यंग होते हैं, नए होते हैं और ऊर्जावान होते हैं। जो यंग होते हैं, और यंग जो होते हैं उसी को राजकुमार बनाया जाता है। तो राजकुमार सिंह ऊर्जा मंत्रालय, और नवीन, नवीन से आप यंग वर्ड को याद रख सकते हैं, थोड़ा सा कोरिलेट कर लें। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ये किन किन के पास है? राजकुमार सिंह के पास है। 27वां सवाल है, श्री हरदीप सिंह पुरी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अब यहाँ पर भी मैं एक ट्रिक दे सकती हूँ। यहाँ पर इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। तो प्राकृतिक गैस जो है इसमें ये पूरी बनाकर खाएंगे। और यहाँ पर है हरदीप, यहाँ दीप में ले सकते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, तो लोग अपने आवास में दीप जलाते हैं, तो इसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। श्री मनसुख मंडाविया के पास कौन सा मंत्रालय है? तो मनसुख मंडाविया के पास है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और दूसरा है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। अब यहाँ भी मैं एक ट्रिक दे सकती हूँ आपको याद रखने का। मनसुख मंडाविया, मन सुख, हमारा मन सुखी तभी होता है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो ये हो गया स्वास्थ्य मंत्रालय। और हमारा स्वास्थ्य अच्छा तब रहेगा जब हम रसायन और उर्वरक मुक्त भोजन को ग्रहण करेंगे, यानी हम ऑर्गेनिक फूड को खाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। 29वां सवाल है हमारा, श्री भूपेंद्र यादव के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अगला सवाल है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास कौन सा मंत्रालय है? तो ये मंत्री हैं भारी उद्योग मंत्रालय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के अंडर में है। 31वां सवाल है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ये मंत्रालय किसके पास है? तो श्री पुरुषोत्तम रूपाला के पास है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जी किशन रेड्डी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास भी कुल 3 मंत्रालय है। संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। पूर्वोत्तर क्षेत्र क्या होता है? कौन सा एरिया है? ये देखिए, ये जैसा कि ये आप इंडिया का मैप आप समझ लें, मैं बस ऐसे ही रफ बना ले रही हूँ। ये जो एरिया होता है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र होता है। तो इस एरिया की के विकास की जिम्मेदारी किसको दी गई है? जी किशन रेड्डी को दी गई है। नेक्स्ट सवाल है, श्री अनुराग सिंह, इनके अंतर्गत है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उसके साथ साथ युवा मामला एवं खेल मंत्रालय। अब हम देखते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जैसे कि पहले ही पेज में हमने देखा था, राज्य मंत्री 2 होते हैं। एक तो केंद्रीय राज्य मंत्री जिनकी कुल संख्या है 47, और ये जो राज्य मंत्री जहां पर ये शब्द जुड़ गया है स्वतंत्र प्रभार, इनकी संख्या है 2। बाकी जो 47 केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने उसे इसमें शामिल नहीं किया है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि कुल 47 केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो बहुत ही ब्रीफली हम समझ लेते हैं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का कार्य आखिर क्या होता है। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
जो होते हैं वो विभाग का स्वतंत्र प्रभारी होता है और ज़रूरत पड़ने पर वह कैबिनेट की मीटिंग में भी भाग ले सकता है और वो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करता है। लेकिन बात करें यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री या उप राज्य मंत्री की, तो ये कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में तो कार्य करता है, लेकिन ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकता। तो ये दो मेजर डिफरेंस होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री या फिर उप राज्य मंत्री, इन दोनों में ये दो मेजर अंतर होता है। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दो हैं, एक है श्री राव इंद्रजीत सिंह और दूसरे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनके अंतर्गत सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के ये राज्य मंत्री हैं और योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो ये हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री और दूसरा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इतने सारे मंत्रालय हैं, तो आप कैसे एनालाइज करेंगे कि कौन सा मंत्रालय आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है? वैसे तो आपको सभी पढ़ना है, लेकिन वो मंत्रालय जो किसी योजना से संबंधित है, जिसने कोई योजना को लॉन्च किया है पिछले 1 डेढ़ साल में, वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो मंत्रालय आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई ऐसा मंत्रालय जो न्यूज़ में है, कुछ एस्टैब्लिश करवाया है, जो किसी न्यूज़ में है, तो वो मंत्रालय आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तीसरा, वो मंत्री जिसके पास 2 से 3 मंत्रालय हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वो मंत्री जो बदले गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 तरह के मंत्री का नाम आप बिल्कुल याद रखें। उससे संबंधित जो न्यूज़ में है, वो संबंधित मंत्रालय, इन तीनों चारों मंत्रालय के मंत्री को आप ध्यान रखें। चलिए, अब वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे आज का सवाल। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और समझा है, तो इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सवाल है, कैबिनेट शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया? जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये मूल संविधान में ये शब्द शामिल नहीं था। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में इस तरह की और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।